प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, मेरा आपको बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग आपके अपने चैनल आओ सीखें भूगोल में हैं। हम जिस टॉपिक पर आज चर्चा करने वाले हैं वो है ये पुस्तक भूगोल की 12वीं भूगोल की 3 खंड है। पहला खंड जो है हमने मानव भूगोल का पहला अध्याय पूरा कंप्लीट कर दिया है। ये जो है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसके पहले अध्याय में है जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि वगैरह, है ना। तो ये पुस्तक है हमारी भारत, लोक, अर्थव्यवस्था। इसके पहले अध्याय की चर्चा हो रही है। भारत में जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, इतना चर्चा हम करेंगे। वृद्धि वगैरह अगले टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आप लोगों से एक बात कहना है, आप लोग बहुत होशियार लोग हो। होशियार ऐसे हो, ज़्यादातर बच्चों की ये आदत होती है कि किसी भी बात पे बहानेबाजी करते हैं बच्चे। देखो बच्चों, आज अगर हम बहानेबाजी करेंगे तो हमें बाद में मेहनत करना पड़ेगा। आज हम सोचते हैं कि हमारे माता पिता या गुरु नहीं जानते हैं, तो ये बात आप लोग गलत सोचते हैं, क्योंकि जिस जीवन को आप लोग जी रहे हो वो जीवन जी चुके हैं वो लोग। इसीलिए जब आपको कोई चीज़ बताई जाती है, समझाई जाती है, तो बहाने ना ढूंढें, उसका ये सोचें कि उस पर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। उस पर हमारी एक आदत हो गई, हर चीज़ पे ये लो एक बहाना, ये दूसरा चाहिए, हाँ दूसरा बहाना ले लो, तीसरा चाहिए, तीसरा ले लो। हमने बहानों की एक लिस्ट बना रखी जीवन में। जब तक बहानेबाजी करते रहोगे तब तक कुछ भला नहीं होगा। आखिरकार एन केन प्रकारेण आपको मेहनत करने के लिए आना ही होगा प्लेटफॉर्म पे। तो जब बाद में आना है तो अभी से ही क्यों तैयार ना हो, अभी से ही तैयारी अपनी शुरू कर दें, ठीक है। ये बात है। तो जितनी भी परिस्थितियां हों, जो भी परिस्थितियां हों, और उससे फाइट कीजिए, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है और किसी की सिंपैथी लेने की ज़रूरत नहीं है, है ना। अपनी परिस्थितियां बताकर उनसे लड़ो, फाइट करो उनसे। जितना आप कठिन परिस्थितियों से जूझोगे उतना ही आप मजबूत बनोगे, ठीक है। हरिवंश राय जी की कविता है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। शायद हो सकता है कविता में इधर उधर एक दो शब्द हों, भाव तो आप समझ ही गए होंगे। जो विकट परिस्थितियों में पलते हैं होते हैं बच्चे, जो परिस्थितियां आपके साथ में हो सकता है कठिन हो सकता है सामान्य भी हो, लेकिन आप लगे रहें। कठिन परिस्थितियां हैं तो हारे ना, और बहुत सुख वाली परिस्थितियां हैं तो आप देखें भविष्य में आपको मेहनत तो करनी होगी, चाहे आपके पास कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, ठीक है। तो आज ही लग जाइए, सभी को मेहनत करना है, तभी हमारे देश का विकास होगा। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, ठीक है। तो अब हम देखें तो हमारा भारत का ये क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बड़ा नक्शा है। ये वाला हिस्सा हमारा नहीं है ना, भूटान है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ भूटान है। अब ये पूरा जो क्षेत्रफल है भारत का कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और जनसंख्या कितनी है भारत में, 121 करोड़। तो ये जो है जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, ऊपर अगर हम लिखें जनसंख्या 121 करोड़ और नीचे लिखें क्षेत्रफल, तो ये इससे जो है जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। मतलब किसी क्षेत्र में जनसंख्या कितनी है और उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम किसी जगह का जनसंख्या घनत्व निकालना, घनत्व का अगर साधारण भाषा में देखें अर्थ, तो भार होता है। भार मतलब जैसे एक कमरे पे हमारे गांव पे एक व्यक्ति निवास करता है और वही एक कमरे पे शहर में जाएगा
तो 4 लोग निवास करेंगे। तो बताइए इसका घनत्व कम हुआ, इसका घनत्व ज़्यादा हुआ, बस इतना है। ये 10 बाई 10 का कमरा है, ये भी 10 बाई 10 का कमरा है, तो यहाँ घनत्व क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। एक गांव के संदर्भ में बात करें, गांव में आबादी कम है, शहरों में आबादी अधिक है, तो गांव का जनसंख्या घनत्व हो गया कम और शहरों का हो गया अधिक। ठीक है। अब हम बात करें भारत की जनसंख्या वितरण की, तो भारत का जनसंख्या वितरण समझ लें हम सबसे पहले। तो देखिए इसके लिए हमें पिछली क्लासों पे जाना पड़ेगा, मतलब 11वीं क्लास में भारत का भौतिक पर्यावरण जो हमारी पुस्तक है उसका जो पहला अध्याय है उस पे हमें समझना होगा। नहीं तो भारत का जो भौतिक बात करें, भारत के जो भौतिक भाग किए जाते हैं, कितने किए जाते हैं, यहाँ पर ऊपर जो है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, ये पूरा नेपाल से ये वाला हिस्सा, और इधर भी बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी, अबोर बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं। उन्हीं पहाड़ियों के नाम पे उनका नामकरण कर दिया गया है। सिर्फ यहाँ पर असम ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकल कर जाती है और यहाँ पर उसने मैदान बनाया है। तो यहाँ विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है, माजुली द्वीप है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। अब जनसंख्या का वितरण समझना है, मतलब ये कहना है हमें कि किसी स्थान पे जनसंख्या ज़्यादा निवास कर रही है। वितरण मतलब कहाँ पे, कहीं पर अधिक है जनसंख्या तो कहीं पर कम है। यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, फिर इधर लद्दाख की, फिर नीचे हिमाचल प्रदेश, इधर उत्तरांचल, फिर ये सिक्किम, फिर इधर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है ना, इधर नागालैंड, मणिपुर, ये सभी राज्य। यहाँ पर जनसंख्या कम मिलेगी क्योंकि ये पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र हैं। अब पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम क्यों होती है? अब सड़कें बनाने में दिक्कत है, किसी भी प्रकार के उद्योग लगाने में दिक्कतें हैं, बहुत सारी ऐसी जलवायु है, जैसे ठंडी जलवायु है, खेतीबाड़ी की समस्याएं हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से लोग पर्वतीय भागों में निवास नहीं करते हैं। तो ये भारत के ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। ये भारत का पहला भाग है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। तो जे इस भाग में जितने भी राज्य हैं वहाँ पर जनसंख्या क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ठीक है, असम को छोड़कर। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ें तो देखेंगे ये है उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान है, यहाँ पर है राज्यों के नाम बताते हैं, पंजाब, हरियाणा, इसके नीचे उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये राज्य, ये सबसे घने बसे हुए हैं। भारत में सबसे ज़्यादा अगर घना बसा हुआ है, आबादी सबसे ज़्यादा है कहीं पर, तो वो है उत्तर भारत के मैदान में। ठीक है, और नीचे की तरफ भी 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, इस तरफ में है केरल और इस तरफ में है तमिलनाडु। ये भारत के ऐसे भाग हैं जहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। अब भारत के हम तीसरे भाग की ओर नज़र दौड़ाएं अगर, प्रायद्वीप का पठार, प्रायद्वीप का पठार या प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ पर जनसंख्या मध्यम है, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा निवास करती है ना तो बहुत कम निवास करती है। 11वीं में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है, तो यही प्रायद्वीप का पठार जो है भारत का सबसे प्राचीन भाग है। यहाँ जो है काली मिट्टी पाई जाती है कपास की, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जनसंख्या अधिक है लेकिन घनत्व कम है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पर जो है जनसंख्या मध्यम है, मतलब कौन कौन से राज्य में, ये हो गया गुजरात, यहाँ पर मध्य प्रदेश, ये राजस्थान, इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर उड़ीसा के बाद इधर कौन सा राज्य है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सभी राज्य। तो यहाँ पर जो है जनसंख्या बहुत, मतलब ज़्यादा भी नहीं निवास करती और कम भी निवास नहीं करती, मतलब जनसंख्या सामान्य है ना। अब ये आगे की तरफ बढ़ें, चौथा भारत का भाग तटीय प्रदेश। कौन सा? तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश समझ ही गए होंगे, नाम है उसका तटीय प्रदेश, मतलब भारत का जो तट से लगा हुआ क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा।
तो ये समुद्र के किनारे वाला हिस्सा है ना। ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोग पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा रहना, क्योंकि सुनामी आ जाएगी, क्षेत्र डूब जाएंगे, चक्रवात आ जाएंगे। तो ऐसे अशांत क्षेत्रों पे लोग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते हैं। फिर इसके बाद है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल ऐसा जहाँ पे मतलब कि जनसंख्या शून्य है या फिर थोड़ा बहुत निवास भी करती है। तो इंदिरा गांधी नहर के कारण से कुछ जनसंख्या इधर निवास करने लगी। फिर उसके बाद जो अगला भाग है हमारा भारत का भौतिक भाग, वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दमन द्वीप, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। अब यहाँ पर जो प्रश्न बनेंगे वो क्या बनेगा बताते हैं। देखिए, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, ये सबको पता है, बिहार। बिहार प्रथम नंबर पे है जनसंख्या घनत्व में, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्यों की बात हो रही है। फिर सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, कम जनसंख्या घनत्व या सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये तो हो गई राज्य की बात। राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। अब इसके बाद हम आगे चर्चा करें केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है नई दिल्ली। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। हमने चर्चा कर ही लिया है, भारत में कितने राज्य हैं, 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। याद रखिएगा इसको, वीडियो में हमने पहले से इनको बना दिया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में, और नई दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, दिल्ली का, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम। प्रश्न ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, उसमें दिल्ली भी दे दे और बिहार भी, तो आप याद करेंगे। यहाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नहीं पूछा जा रहा है, आप नई दिल्ली आंसर देंगे। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो दिल्ली, अगर राज्य पूछा जाए तो बिहार, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद है, हम अगर जनसंख्या की बात करें, नोट कर लीजिएगा इन सब चीज़ों को। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या जो है के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19,98,00,000, 19.98 करोड़। तो ये जो जनसंख्या है, ये भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यहाँ पर ये सिक्किम, पर्वतीय प्रदेश सिक्किम। कितनी जनसंख्या है, 6 लाख, मात्र 6 लाख। ठीक है, फिर इसके बाद है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जो राज्य है वो है राजस्थान। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और क्षेत्रफल के ही हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा, गोवा। यहाँ पर है गोवा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है गोवा। ये 3 चीज़ें हमने बताई। भारत के वितरण की बात हम लोग कर ही चुके हैं। अब इसमें जो है कुछ समझने लायक नहीं बचता है। अगर हम भारत के भौतिक भाग को समझेंगे तो हमें जो है जनसंख्या का वितरण आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद है भारत में जनगणना की बात करें। भारत में जनगणना हर 10 वर्ष के अंतराल से होती है। कितने अंतराल से होती है, 10 वर्ष के अंतराल से होती है। सन 1872 में पहली जनगणना हुई भारत में, पहली
जनगणना हुई, ठीक है। भारत में उस समय में लॉर्ड मेयो भारत के वायसराय थे या गवर्नर जनरल कह सकते हैं, हालांकि वायसराय ही कहलाएंगे। फिर 1881 में पहली संपूर्ण जनगणना हुई। पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई? पहली संपूर्ण जनगणना हुई सन 1881 में। संपूर्ण और नियमित जनगणना, नियमित भी कहे कौन सा राय को, मतलब प्रश्न पूछा जाए कि पहली नियमित जनगणना कब शुरू हुई तो आप लिखेंगे 1881। पूछ लिया जाए पहली जनगणना कब हुई तो 1872। इस समय में भारत में लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। ये लॉर्ड मेयो थे 1872 में और लॉर्ड रिपन थे 1881 में, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है ये समझ गए। अच्छा, इसमें थोड़ी सी बात बताना भूल गए हम। 1881 के बाद जनगणना हुई 1891, फिर हुई 1901, फिर हुई 1911, फिर हुई 1921, फिर 1931, फिर 1941, फिर 1951, 61, 71, 81, 91, 1991, फिर 2001, 2011। इसके बाद से जनगणना होनी थी 2021 में, लेकिन भारत में कोरोना महामारी के चलते ये जनगणना नहीं हो पाई। और भारत में ये जनगणना इस नहीं हो पाने के कारण से ही आपको जो भी आंकड़े ये बताए जाते हैं कि भारत की आबादी 121 करोड़ है, तो 121 करोड़ लिख दिया जाता है जनगणना 2011। उसका कारण ही है कोरोना महामारी के कारण से सन 2021 में जनगणना नहीं हो पाई और हमारे बच्चे जो है अभी तक 11 का ही आंकड़ा पढ़ रहे हैं। मैंने बताया भी था आप लोगों को कि वर्तमान में लगभग 144 करोड़ जनसंख्या है। 144 करोड़ जनसंख्या है वर्ग मीटर के हिसाब से। कौन से मीटर के हिसाब से? वर्ग मीटर। वर्ग मीटर इंडिया के हिसाब से भारत में जो जनसंख्या है वर्तमान समय में 144 करोड़ है, लेकिन ये वैध नहीं है, इसको आप लोग नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो 121 करोड़। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए हमने ये बातें आपको बताई हैं। अब जनसंख्या से संबंधित ये बातें हो गई अपनी, और अब हम आगे बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व बहुत आसान है। जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि किसी जगह पे, किसी गांव पे, जैसे कोई गांव है तो गांव में कितनी क्षेत्रफल है और कितनी जनसंख्या है, उन दोनों को अगर हम भाग कर देंगे तो उससे क्या निकल के आ जाएगा? जनसंख्या घनत्व। जैसे किसी जिले का निकालना हो तो किसी जिले का क्षेत्रफल कितना है, उसकी जनसंख्या कितनी है। किसी राज्य का निकालना है तो उसके क्षेत्रफल कितना है, राज्य के, है ना, और जनसंख्या कितनी है। किसी देश का निकालना है तो उसकी जनसंख्या कितनी है और क्षेत्रफल कितना है। बस यही एक फार्मूला है इसका। तो जनसंख्या घनत्व किसी कहते हैं, इसमें कुछ डायलॉग याद रख लीजिएगा। किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर, ठीक है। दूसरी बात अगर याद रखें, किसी निश्चित स्थान लिख सकते हैं, या देश लिख सकते हैं आप, या राज्य लिख सकते हैं, किसी देश या राज्य में। अब इसको मिटा दें, किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित क्षेत्र या राज्य में क्या कर सकते हैं? निवास करने वाले जनसंख्या के या वाली जनसंख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व कहते हैं। समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। देखिए, जनसंख्या और क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र क्या है? जनसंख्या घनत्व का क्या सूत्र है? कुल जनसंख्या बटे कुल
क्षेत्रफल। ठीक है, भारत का क्षेत्र कितना है जनसंख्या घनत्व? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये नोट कर लीजिए, आता है क्वेश्चन, किलोमीटर। भारत का जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व लिख लीजिएगा, है ना। भारत का जनसंख्या घनत्व है, इसका जनसंख्या घनत्व का सूत्र बराबर जनसंख्या घनत्व बराबर, इस तरफ लिखेंगे सूत्र, और जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। इसके बारे में पर्याप्त चीज़ें हमने बता दिया। अब इसमें कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं है। हमने ये भी बता दिया आपको कि बिहार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है और अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। अब हम कारिक घनत्व समझ लें। कारिक घनत्व, तो कारिक घनत्व जो होता है वो होता है, इसका सूत्र है कुल जनसंख्या बटे नीरा बोया गया क्षेत्र। अब कुल जनसंख्या मतलब जैसे कि किसी गांव का निकालना है, उसकी टोटल जनसंख्या कितनी, टोटल जनसंख्या कितनी है। अब नीरा बोया गया क्षेत्र मतलब देखिए एक गांव है, मान लीजिए कि बात, इसकी बाउंड्री हम यहाँ ड्रॉ कर दें ऐसा यहाँ पर, ठीक है। इस गांव में इस तरफ है सड़क यहाँ पर, और इधर है बस्ती, ये बस्ती, और बस्ती के बाद फिर इधर है बाग बगीचे हैं, ठीक है। कुछ जगह में नदी नाले रहते हैं, जैसे नदी नाले हों, तालाब हों, ये सब चीज़। और कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर खेती की जाती है, तो खेती की जाती है, ये कहलाता है नीरा बोया गया क्षेत्र। जिस भाग पे कृषि की जाए, या इसको बोलते हैं निवल बोया गया क्षेत्र, या फिर इसको बोल सकते हैं सकल बोया गया क्षेत्र। तो पूरे जनसंख्या में कितनी ज़मीन पर खेती हो रही है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, कारिक घनत्व। क्या बोलते हैं, कारिक घनत्व। कुल जनसंख्या बटे नीरा बोया गया क्षेत्र। समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद है, तो अगला है कृषि घनत्व। कौन सा घनत्व, कृषि घनत्व। कृषि घनत्व क्या होता है, कुल कृषि क्षेत्र, कुल कृषि क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बटे नीरा बोया गया क्षेत्र, नीरा बोया गया क्षेत्र, बोया गया क्षेत्र। अब इसको समझ लो, कुल कृषि क्षेत्रफल, जैसे एक गांव है, इसमें कुल कृषि क्षेत्रफल मान लीजिए की बात, इस भूमि पर है, इस तरफ है गांव, इधर सड़कें, तालाब, बहुत सारी चीज़ें हैं, इधर सड़कें हैं जैसे, इधर ये गांव है, और जहाँ पे खेती हो रही है, तो खेती वाले भी कुछ हिस्से में क्या होता है, कुछ ज़मीन ऐसी होती है जिसमें लोग खेती नहीं करते, इसको बोलते हैं पड़ती ज़मीन। क्या बोलते हैं, पड़ती ज़मीन। वो किसी भी हिस्से में, इस तरफ हो सकती है, दूसरी तरफ हो सकती है, इस सब को छोड़ दिया जाएगा। जिसमें खेती की जा रही है वो कहलाती है नीरा बोया गया क्षेत्र, ठीक है। तो कृषि घनत्व तो क्या कहलाता है, कुल कृषि क्षेत्रफल कितना है और उसमें कितनी ज़मीन पर खेती हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ज्ञात किया जाता है कृषि घनत्व। जितना भी हमारा आज का टारगेट था पूरा हो गया है। अब आप लोगों का काम शुरू होता है। हमारा काम तो यहाँ पर आप लोगों को वो करना है, बताना है। इसके बाद कोई डाउट हो तो आप लोग जो है मैसेज के वो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद आप लोगों को।